नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में सबसे पहले मैं आपको कर्नाटक के इलेक्शन के रंग दिखाता हूं। आज बीजेपी ने ऐलान किया कि कर्नाटक में अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है, इसीलिए इस तरह की बातें करती है। दूसरी तरफ कर्नाटक के चुनाव में आज फिर गालियों की बात हुई। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गालियों की लिस्ट में एक गाली और जुड़ गई। इस बार शुरुआत की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने। प्रियांक विधायक हैं, उन्होंने मोदी को आज नालायक कहा। खड़गे ने अपने बेटे का बचाव किया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सिर्फ गालियों का रोना रो रहे हैं, जनता को गुमराह करने के लिए गालियों की लिस्ट दिखा रहे हैं, लोकल इश्यूज की बात नहीं करते। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को गालियों का करारा जवाब दिया। यह सब आपको दिखाऊंगा आज की बात में। आज कर्नाटक में चुनाव का एक और रंग दिखाई दिया जब अमित शाह ने तुमकुर में रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी आज कर्नाटक में कैंपेन करते नजर आए। कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक में चुनावी सभाओं को एड्रेस किया। कर्नाटक के सारे चुनावी रंग मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिखा देता हूं आज प्रियांक खड़गे ने नरेंद्र मोदी को क्या गाली दी, क्यों गाली दी, और प्रियंका और राहुल ने कैसे कांग्रेस की गालियों का बचाव किया। प्रियांक खड़गे ने कहा, एक नेता गुलबर्गा में बंजारा समाज के लोगों से कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंजारा समाज का एक बेटा दिल्ली में बैठा है। प्रियांक ने कहा, अगर ऐसा नालायक बेटा दिल्ली में बैठा है तो कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? ऐसा नालायक बेटा किस काम का जिसने बंजारा समाज के आरक्षण को ही मुश्किल में डाल दिया। ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಜಾರಾ समाजದವರಿಗೆ? आप सब लोग डरिए मत, बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा नालायक बेटा तो कैसा होता भाई, घर कैसे चलेगा? हाँ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರದೇ ಮಗ ನಾಲಾಯಕರಿದ್ರು ಮನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಬಂಜಾರಾ ಸಮಾಜದ ಏಕ್ ಬೇಟಾ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ। बंजारा समाजदवರಿಗೆ अन्याय ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? जैसे ही प्रियांक खड़गे का बयान आया तो बीजेपी के नेताओं ने काउंटर अटैक किया। बीजेपी के नेताओं ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस की गालियों को हार के डर का नतीजा बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, गाली देना कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। जब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे गाली गलौज पर उतर आए हैं तो उनके बेटे से क्या उम्मीद की जा सकती है? प्रहलाद जोशी ने कहा, कर्नाटक की जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। प्रधानमंत्री जी क्या हुआ है वो जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का बात करने दो। और जो शब्द इस्तेमाल किया है ये तो इनका इट शोज देयर लेवल, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इनका जो पब्लिक लाइफ में जो डिग्निटी रहना चाहिए उसके बारे में ये दिखाते हैं। एंड जब उनका पिताजी ऐसा अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, बेटा के बारे में हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा था, मोदी ने इसे पकड़ लिया तो खड़गे को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी। इसीलिए जैसे ही उन्हें पता लगा कि अब प्रियांक ने वही गलती कर दी तो मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत बेटे के बचाव में उतरे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रियांक ने प्रधानमंत्री को नालायक बेटा नहीं कहा है, यह शब्द लोकल लीडर के बयान के रेफरेंस में इस्तेमाल किया गया है। मीडिया जबरदस्ती प्रियांक के मुंह में गलत शब्द डाल रहा है। No, that is very wrong. He never said, don't put these things in his mouth. He attacked the parliament member who abused him. So, don't put in his mouth these words for Modi. I'm sorry, everywhere this is going purposely, and morning he condemned, 9 o'clock. But still you people are asking. आजकल मीडिया को गाली देना सबकी आदत हो गई है, हर चीज के लिए मीडिया को ब्लेम कर देते हैं।
प्रियांक ने जो कहा वो मैंने आपको सुनवा दिया, खरगे ने जो कहा वो भी आपको सुनवा दिया। अब कौन सच बोल रहा है ये आप खुद तय कर लीजिए। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी के नेता अब इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आते। जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस समझ गई है कि कर्नाटक में उसकी हार निश्चित है, इसलिए हताशा में अब कांग्रेस के नेता गाली गलौज पर उतर आए हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने मन से मोदी को गाली नहीं दे रहे, ये सब सोनिया और राहुल के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक मानसिक दिवालीपन से पार्टी गुजर रही है। इनके वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिस तरीके का उन्होंने भाषा का उपयोग किया, माफी कभी मांगी नहीं, ये उनका अदम्य दिखाता है, ये उनका अहम दिखाता है। एक तो गलती करना और उसके बाद इस तरीके की भाषा बोलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो दूसरे नेता हैं वह अपने सीनियर यानी आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल डेस्परेशन का प्रतीक है, फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है, मन में विष है, मन में विषैलापन है। वह विषैलापन शब्दों में जाहिर हो रहा है और बौखलाहट है क्योंकि वो चुनाव हारते हुए उनको सामने दिख रहा है। ये चुनाव वो हार चुके हैं। आप नोट करेंगे कि बीजेपी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को या प्रियांक खरगे को सीधे सीधे अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि वो दोनों दलित समाज से आते हैं। गालियों के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस के बड़े नेता प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल को बुरा नहीं मान रहे, उल्टे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे बीजेपी की बात को ताकत मिलती है। प्रियंका हो या राहुल हो, दोनों ने आज ये कहा कि मोदी गालियों की लिस्ट क्यों गिना रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने इतना रोने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा। मोदी को कर्नाटक के लोगों के सामने गालियों का रोना रोने के बजाय ये बताना चाहिए कि बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक के लोगों के लिए क्या किया। प्रियंका ने कहा कि मोदी के पास बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने को नहीं है, इसलिए गालियां गिना रहे हैं। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि मोदी इस चुनाव का इशू बने। राहुल भी आज कर्नाटक में थे, उन्होंने भी प्रियंका की लाइन पर बात की। राहुल ने कहा कि मोदी को अपनी सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र रहती है कि कांग्रेस के नेताओं ने उनके लिए क्या कहा। राहुल ने कहा कि चुनाव कर्नाटक में है, लेकिन मोदी न बीजेपी की सरकार के कामों की बात करते हैं, न वो बीजेपी के नेताओं के नाम लेते हैं। यहां तक कि मोदी बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा का नाम भी अपने भाषणों में नहीं लेते, सिर्फ अपनी बात करते हैं। मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से यह है कि पिछले 3 सालों में जब आपको मालूम था कि कर्नाटक में 40% चोरी हो रही है, तो आपने क्या किया? आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। आपको यह भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। यह चुनाव आपके बारे में नहीं है, यह चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप यह कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। जैसे हम यहां आते हैं, हम भाषण देते हैं, हम अपनी नेताओं के बारे में बात करते हैं। सिद्धरमैया जी ने क्या किया, डीके शिव कुमार जी क्या करते हैं, हम सब नेताओं के नाम लेते हैं। आप आते हो, आप अपने चीफ मिनिस्टर का नाम तक नहीं लेते हो।
आप येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो। आपके भाषण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में होते हैं। एक दो बार आप येदियुरप्पा जी का भी नाम ले लीजिए, बोम्मई जी का भी नाम ले लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। राहुल और प्रियंका की ऐसी बातों का जवाब दिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने। बोम्मई ने कहा कि मोदी किसका नाम लेते हैं, किसका नहीं लेते, राहुल को इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल और प्रियंका को अपनी पार्टी के नेताओं की जुबान पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि कर्नाटक की जनता गाली गलौज की भाषा को बर्दाश्त नहीं करती। अरे प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं रोएंगे। अभी रोने का पिछले 9 साल से कांग्रेस ही कर रही है, और इतना कर रही है कि उनके आंख में जो आंसू भी नहीं रहा, ना पीपल का सिंपैथी भी उनके तरफ नहीं रहा। हालांकि कांग्रेस के नेता उसी लाइन पर चल रहे हैं जो प्रियंका राहुल ने सेट करती है। जयराम रमेश ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम है कि वो गालियों की लिस्ट तैयार करें। जयराम ने कहा कि मोदी ने भी सोनिया गांधी के लिए तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अब उन्हें जवाब मिल रहा है तो बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल क्राई पीएम है। पीएम यहाँ आते हैं, यहाँ की बातें तो बोलते नहीं है, पर वो कहते हैं मुझ पर 91 बार अपमान हुआ है। क्या वो नंबर नोट कर रहे हैं क्या? 91 बार अपमान हुआ है। उसका अच्छा कार्टून निकला है। उसका एक कार्टून अमित शाह नड्डा साहब को बोल रहे हैं, जब ये 91-100 पहुंचेगा तो हम उनकी बात एक महोत्सव बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने सोनिया जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है पिछले 10-15 साल। हम देखिए क्या क्या, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री, खुद प्रधानमंत्री ने सोनिया जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। और जो यत्नाल है, जो प्रधानमंत्री के चहीते दोस्त हैं कर्नाटक में, उन्होंने क्या कहा है, पर मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। खड़गे जी ने इसका स्पष्टीकरण भी दे दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात कही असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने। हिमंता ने कहा यही हाल रहा तो कर्नाटक में तो छोड़िए, देश में अगले 100 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। हिमंता ने कहा कि खड़गे ने सही कहा है, मोदी भगवान शिव के गले में पड़े वो सांप हैं जो कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को डस रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को मोदी जहरीले सांप नजर आते हैं। कांग्रेस के लिए तो मोदी जी सांप है ही, बिकॉज राजीव गांधी सेज दैट आई सेंड 100 rupees, village get 10 rupees. So who eat 90 rupees? That only Congress people. So today Modi ji is biting every Congress people because they have done injustice to the people of India. So Modi ji is friend, philosopher, sevak, guide for every Indian. But for Congress people he is a snakes. Mahadev, Shivji have the snakes, na? We Nagraja is our God. So God always bite the sinners. That is the Congress party. बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने कांग्रेस की गालियों का जवाब संभल कर दिया, शालीन भाषा में दिया, लेकिन बसंत गौड़ा पाटिल कांग्रेस की गालियों से इतने नाराज हो गए, बसवराज ने कांग्रेस की गाली का जवाब गाली से दिया। उन्होंने कहा कि मोदी को नालायक कहने वाले खुद नालायक हैं। खड़गे जी और प्रियंका खड़गे जी ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण साफ करने का इरादा है। इसलिए ऐसा जो एक देश का प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं ना, इससे कांग्रेस कर्नाटक में सफाई हो जाएगा। जो गांधी फैमिली है, जो सोनिया गांधी फैमिली है, वो नालायक फैमिली है। देश के लिए वो खतरा है, देश के लिए वो एक भ्रष्ट फैमिली है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के लिए पूरे उनका जिंदगी देश के लिए उन्होंने सेवा के लिए दिया है। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा शब्द कहने से खड़गे जी का और प्रियंका खड़गे जी का ही बहुत बुरा हाल हो जाएगा। प्रियंका और राहुल भी जानते हैं कि मोदी को गाली देना कांग्रेस को कितना महंगा पड़ता है। कई बार चुनाव में कांग्रेस को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। गुजरात में मोदी को जब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था तो वो कितना महंगा पड़ा था। अभी 2-3 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को जहरीला सांप बताया था। इसके बाद
मोदी ने उन्हें दी गई 91 गालियों की लिस्ट गिनवा दी थी और कर्नाटक के लोगों से गाली देने वालों को सबक सिखाने की अपील की थी। इसके बाद गाली के सवाल पर कांग्रेस के नेता डिफेंसिव पर आ गए। खरगे ने तुरंत माफी मांग ली थी। आज भी खरगे ने कहा कि उनके बेटे ने मोदी को गाली नहीं दी है, लेकिन प्रियंका और राहुल इस मामले को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते। कांग्रेस की कोशिश है कि कर्नाटक के चुनाव को लोकल इश्यूज पर, लोकल लीडर्स के नाम पर लड़ा जाए। इसलिए राहुल और प्रियंका बार बार कर्नाटक की जनता की, कर्नाटक के इश्यूज की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास मोदी का जवाब नहीं है। उनके पास ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके, और वो जानते हैं कि चुनाव अगर मोदी के नाम पर लड़ा गया तो मुसीबत हो जाएगी। आज बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें 2 ऐसे बड़े नेशनल इश्यूज की बात की जो गेम चेंजर हो सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के सिंबल है। जेपी नड्डा ने आज कर्नाटक इलेक्शन के लिए जब मैनिफेस्टो जारी किया तो इसमें बीजेपी ने वादा किया कि अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार फिर से बनी तो कॉमन सिविल कोड लागू करेगी, एनआरसी भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने कर्नाटक के गरीब लोगों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया। हर गरीब परिवार को रोज आधा लीटर दूध दिया जाएगा। गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो मोटा अनाज भी दिया जाएगा। इसके अलावा गरीबों को घर और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा का वादा भी बीजेपी ने आज किया। जेपी नड्डा ने कहा यह भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट है। कांग्रेस के वादों की गारंटी खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो उसे पूरा करेगी। नड्डा से पूछा गया क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा ध्रुवीकरण की राजनीति है, पोलराइजेशन के लिए है, तो उन्होंने कहा बीजेपी संविधान के दायरे में काम करती है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी समाज के सारे वर्गों को एक नजर से देखती है, वो किसी एक वर्ग की अपीजमेंट की राजनीति नहीं करती। ब्रॉड फ्रेमवर्क समझ लीजिए, हम संविधान के दायरे में काम करते हैं और संविधान के दायरे में हमारे को ये इजाज़त है और डायरेक्शन है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ें, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो आपने सांप्रदायिकता की बात कही, उसका स्पष्ट अर्थ ये है, हम जो जानते हैं और हम मानते हैं, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैक्सिमम बेनिफिशियरीज आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मैक्सिमम बेनिफिशियरीज आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सभी में मैक्सिमम आर देयर बेनिफिशियरीज। तो हम ये किसी और जब उनको बेनिफिट मिल रहा है तो वी आर हैप्पी अबाउट इट। सबको मिलना चाहिए और सबको उसके फायदा पहुंचना चाहिए। सब समाज को इसलिए साथ में चलना है आगे। अब मैं आपको जेपी नड्डा की बातों पर कांग्रेस का रिएक्शन दिखाता हूं। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। जयराम ने कहा कि नड्डा भविष्य की बात बाद में करें, पहले यह बताएं कि पिछले 3 साल में उनकी सरकार ने क्या किया है। जयराम ने कहा कि बीजेपी जानती है कि अब कर्नाटक की जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती, इसलिए बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का झुंझुना बजाया है। नड्डा साहब आते हैं, बड़े बड़े बातें करके जाते हैं, पर सवाल ये है कि आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार की छवि क्या है। सब लोग इस सरकार को 40% कमीशन सरकार के नाम से जानते हैं। इस चुनाव में एक तरफ भय जो फैलाते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी, और दूसरी तरफ है गारंटी जो कांग्रेस और कांग्रेस नेता दे रहे हैं। 94% जो आमदनी है सरकार की, कर्नाटक सरकार की, वो कर्नाटक सरकार की रेवेन्यू से ही आती है, या जो सेंट्रल शेयर है करों का, टैक्सों का, उसका हिस्सा जो कर्नाटक को संविधान के अनुसार मिलता है, उसके आधार पर कर्नाटक तो मिलता है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है, बड़ा इंजन, मुख्य इंजन बेंगलोर में होता है, वो जो दिल्ली में इंजन है कर्नाटक के लिए वो साइड इंजन है। तो ये बड़े इंजन के लिए चुनाव हो रहा है, छोटे इंजन के लिए नहीं। वो तो हमेशा बोलते हैं, अभी हम पूछिए किस सरकार ने उसी से अभी इम्प्लीमेंट की है। योगी सरकार ने कहा कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे महिलाओं को लिए, जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं, आज भी तक नहीं दे पाए हैं, पर यहाँ वो कहते हैं 3 सिलेंडर हम मुफ्त में देंगे। बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है ना।
कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है बीजेपी में। और कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण का एक ही मुद्दा है। उनकी रणनीति ध्रुवीकरण की रणनीति है। हमारा डबल इंजन जो है, हमारा डबल इंजन आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भावना का डबल इंजन है। उनका इंजन, डबल इंजन सिर्फ बिल्कुल ध्रुवीकरण में लगा हुआ है। ध्रुवीकरण के आरोप का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने। शोभा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना असली सेक्युलरिज्म है। कांग्रेस अपीजमेंट और वोट बैंक की राजनीति करती है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उसे पसंद नहीं आ रही। कांग्रेस को पता होना चाहिए ये रियल सेक्युलरिज्म है। समान नागरिक संहिता क्या है? शादी में एक कानून होना चाहिए, एडॉप्शन में एक कानून होना चाहिए, तलाक में, डाइवोर्स में एक कानून होना चाहिए, सिविल राइट्स में, इनहेरिटेंस में एक कानून होना चाहिए। इसके लिए हम कानून बना रहे हैं। ये रियल सेक्युलरिटी है, रियल सेक्युलरिज्म है। कांग्रेस ने वोट बैंक राजनीति करते थे, प्लीजिंग राजनीति करते थे। इसको खत्म करना एंड समान नागरिक संहिता देश में लागू होना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज कर्नाटक में थे। अशोक गहलोत ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना लगाया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है और चुनाव के बाद इन इश्यूज को भूल जाती है। तो उनका एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का, ये देश को बर्बाद करके रहेंगे। और देशवासियों को और प्रदेशवासियों को समझ जाना चाहिए कि वक्त आ गया है। आज पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में बंद हैं सिर्फ इसलिए कि आपने आलोचना क्यों लिख दिया। आपने आलोचना तो लोकतंत्र में एक प्रकार ऑर्नामेंट है। कुछ शुरू में मानना चाहिए कि अगर आपके कोई आलोचना करता है तो गवर्नेंस जिस पार्टी की होती है उसको सीखने का मौका मिलता है, इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। उल्टा मामला है, देशद्रोही हो आप तो। इसलिए ये जो आप सिविल कोड की बात करते हो, कॉमन सिविल कोड की बात करते हो, पहले एनए लाए थे, पहले उसका क्या हुआ? सीए लाए थे, क्या हुआ? एनआरसी लाए थे। कितना होला मौजूदा गृह मंत्री जी ने मैं करके रहूंगा, अब उनकी बोलती बंद हो गई है। इस बार कर्नाटक में बीजेपी सारे दांव आजमा रही है। 135 नेताओं की फौज कैंपेन में उतार दी गई है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान से लेकर स्मृति ईरानी तक सारे बड़े बड़े नेता जमकर मेहनत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कर्नाटक के तूफानी दौरे कर रहे हैं। कल मोदी कर्नाटक जाएंगे और परसों भी वो कर्नाटक में कैंपेन करेंगे। और बीजेपी के नेताओं को पूरा यकीन है कि मोदी हवा के रुख को बीजेपी के पक्ष में मोड़ देंगे। मेहनत कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के कैंपेन में एक बड़ा फर्क है। इस बार बीजेपी का फोकस उन 65 सीटों पर है जो बीजेपी ने आज तक कभी नहीं जीती, जबकि कांग्रेस उन सीटों पर ताकत लगा रही है जहां वो मजबूत स्थिति में है। इलेक्शन कैंपेन का नजारा यूपी में भी दिखाई दे रहा है। यूपी में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं। इसीलिए आजकल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में खूब मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक में मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी की है, इसलिए योगी एक दिन कर्नाटक में कैंपेन करते हैं और अगले दिन यूपी में लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हैं। आज योगी ने मुरादाबाद, प्रतापगढ़, बनारस और गोरखपुर में 5 इलेक्शन मीटिंग्स की। हर सभा में योगी ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार का फायदा दिखाई दे रहा है। अगर नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार होगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम करेगी। मुरादाबाद की पब्लिक मीटिंग में योगी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में नौजवानों को तमंचे पकड़ाए जाते थे, गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश को अपनी बपौती समझ लिया था,
लेकिन अब यूपी किसी की बपौती नहीं है, यूपी अब जनता की बपौती है। पब्लिक जैसा चाहेगी वही होगा, पब्लिक जो कहेगी उसी के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। हम लोगों ने तय कर दिया, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। न भाई बहन की जोड़ी, न बुआ बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश को जिन्होंने बर्बाद कर दिया था, अब उत्तर प्रदेश इनकी बपौती नहीं है। उत्तर प्रदेश तो इस जनता जनार्दन की बपौती है, ये जो चाहेगी वही होगा। अब जाति के नाम पर नहीं, परिवारवाद के नाम पर नहीं, अब तो विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर हमारा युवा, हमारा व्यापारी, हमारा नागरिक, हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां तय करेंगी सत्ता को क्या करना है। उसको सुरक्षा की गारंटी देना सरकार का कर्तव्य है, सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। मुरादाबाद के बाद योगी पहुंचे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने किसी माफिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ साफ अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर था। योगी ने कहा कि उनकी सरकार में कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई अपराधी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। योगी ने इसके आगे सिर्फ आधी लाइन कही, लेकिन लोगों को उनका मतलब पूरा समझ में आ गया। पहले नगरीय क्षेत्रों में सौदों का आतंक होता था, आज सेफ सिटी बन रही है। पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था, आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है, सिर झुका करके, और थोड़ा सा सिर ऊपर हुआ नहीं कि अगले। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबके विकास के साथ, सबके विश्वास को और सबके प्रयास को लेकर के चल रही है। हमने तुष्टीकरण नहीं, हमने सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। अखिलेश यादव ने आज कैंपेन किया। अखिलेश ने रैलियां या पब्लिक मीटिंग्स करने के बजाय दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने लखनऊ मेट्रो में सफर किया। कहा कि मेट्रो उनकी सरकार ने बनवाई थी, लेकिन फीता योगी ने काटा और आगे का काम रोक दिया। इसके बाद अखिलेश गोमती रिवर फ्रंट पर गए। कहा उनकी सरकार ने गोमती को साफ करवाया, सुंदर रिवर फ्रंट बनवाया, योगी ने इसे भी बर्बाद कर दिया। अब गोमती में नाले गिर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि योगी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी सरकार की असफलताओं के बारे में कोई भी सवाल पूछो तो एक ही जवाब देते हैं, सिर्फ तमंचे की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें तमंचा कल्चर ही मालूम है। मुख्यमंत्री तो इतने बुद्धिमान हैं, उनसे अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कहेंगे तमंचा। उनसे कहो कि रिवर फ्रंट में जो पानी गंदा बह रहा है तो कहेंगे तमंचा। वो कहेंगे कुकरेल के नाले पर इतनी गंदगी है, इतना बदबू भरा पानी है कि लोग खड़े नहीं हो सकते, वो कहेंगे तमंचा। समाजवादी लोग कहेंगे हम लोगों ने लैपटॉप बांटे, वो कहेंगे तमंचा। तो ये भाषा तमंचा की है। और मैंने पहले भी कहा, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। जो आदतें हैं कभी सुधरती नहीं, तो उनको तमंचा की संस्कृति पता है, इसलिए तमंचा की बातें कर रहे हैं। ये कुकरेल का नाला देखो आप, ये कुकरेल का नाला देखो आप, ये बीजेपी के लोगों का विकास है। ये देखिए नाला, ये नाला जो है ये बीजेपी का विकास है। ये गंदगी शहर की, ये खुले नाले चले जा रहे हैं, और वो विकास जो हमारा था उसको भी खराब कर दिया इन्होंने। ये जो ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है पानी के जहाज जैसी, इसके ऊपर जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये हेलीपैड है। हमारे मुख्यमंत्री बहादुर बनते हैं, लेकिन इस हेलीपैड पर नहीं उतर पाए, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग पे हेलीपैड पे उतरने में डर लगता है उनको, और उसका भी काम रोक दिया। इस सरकार को जनता की सुविधाएं एकदम पसंद नहीं है। अगर कोई अच्छा काम है उसको अगर खराब कराना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी उस काम को खराब कर देगी।
इससे पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ श्रृंगार नगर से भूतनाथ तक लखनऊ मेट्रो का सफर किया। 40 मिनट के मेट्रो के सफर के बाद वो गोमती रिवरफ्रंट पहुंचे। यहीं पर अखिलेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखनऊ मेट्रो का भी काम रोक दिया। अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर में भी मेट्रो चलाई जा सकती थी, लेकिन योगी ने गोरखपुर में भी मेट्रो नहीं चलाई। भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाने के लिए जो शहरी मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे, उनको नहीं उठा पा रहे, न साफ सुथरा पानी दे पा रहे हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, जानवर नहीं हटा पा रहे हैं, पब्लिक के लिए जो सुविधा सड़क पे मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, गोरखपुर के लोगों को बड़ी चिंता है कि इस बार बरसात में उन्हें नाव में चलना पड़ेगा, मेट्रो में नहीं चल पाए। और ये दुर्भाग्य है, डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार बोलने वालों के पास इतना भी धन नहीं था कि गोरखपुर में मेट्रो बना देते। और लखनऊ को कचड़ा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। न केवल कचड़ा बनाया, नालियां नहीं साफ की, नाले गंदे कर दिए, नाले नहीं साफ किए, वही नाले नालियां गोमती में जुड़ जाती हैं, वही गोमती साफ नहीं की और वही गोमती गंगा में मिल जाती है। इन्होंने जनता को धोखा दिया है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, लूट बढ़ाई है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं, आज जब मेट्रो में चल रहा हूं, कि समाजवादी लोगों ने जो लखनऊ को दिया है, इस बार समाजवादी पार्टी का मेयर जिताएं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरह लखनऊ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस बार यूपी के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलावा एक और बड़े प्लेयर हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज ओवैसी भी नगर निगम के चुनाव के प्रचार के लिए मुरादाबाद पहुंचे थे। ओवैसी ने योगी के बुलडोजर और अपराधियों के एनकाउंटर को मुद्दा बनाया। ओवैसी ने कहा वो किसी अपराधी, गुंडे या माफिया की हिमायत नहीं करते, लेकिन किसी को गोली मारना सरकार का काम नहीं है। ओवैसी ने अतीक अहमद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में एक शख्स को कुछ लोग गोलियों से भून देते हैं। सरकार हत्या पर भी जश्न मनाती है, ये खौफनाक है। ओवैसी ने कहा कि पुलिस की कस्टडी में मुसलमानों की हत्या की जा रही है, लेकिन किसी को परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि मुसलमान अपनी ताकत खुद नहीं समझते। ओवैसी ने कहा जब गोली मारकर हिसाब किया जाएगा तो कातिल और सरकार में कोई फर्क नहीं रहेगा। जमहूरियत में, लोकतंत्र में गोली का खेल नहीं हो सकता, बंदूक से इंसाफ नहीं मिल सकता, जुल्म से इंसाफ नहीं मिल सकता। हम बाहुबलियों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम जालिमों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम गुंडों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम कातिलों के खिलाफ थे और रहेंगे। मगर अगर गोली से कोई इंसाफ करेगा तो फिर कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं रहेगा। कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए अदालत है, संविधान है, पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। फौजदारी के मुकदमे क्यों चलते? ताकि सजा दे सके। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो। तुम थाली बजा रहे, देखो बेबसी, देखो आपकी, आपका थाली बजाना बेबसी है। मैं थाली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप यहां से जब उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएंगे कि 4 तारीख को हमको वोट देना है। किस लिए देना है? कि आपको अपनी कीमत बताना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत बताना पड़ेगा। याद रखो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं बताएंगे कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। इनको मालूम ये कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले। इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये दौड़ते हुए जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो।
इसके बाद ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भी अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अब अखिलेश यादव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये लोग मुसलमानों को योगी और मोदी का डर दिखाकर वोट ले लेते हैं, लेकिन मुसलमानों का साथ नहीं देते। ओवैसी ने पूछा कि यूपी में रामपुर और मैनपुरी 2 बाई इलेक्शन हुए थे, लेकिन रामपुर में आजम खान चुनाव हार गए और मैनपुरी में अखिलेश की पार्टी जीत गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे साजिश थी। याद रखो, बीजेपी को, योगी को, मोदी को हराना यकीनन हराएंगे, मगर अखिलेश नहीं हरा पाए। अखिलेश नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब कहेंगे नहीं नहीं ओवैसी गलत कह रहा है, 24 में ऐसा हो जाएगा। आप देखेंगे 24, अरे 2 यादव बैठते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार के साथ, और बोलते हैं 24 में ये कर देंगे। अरे तुम कितने चुनाव हारे अखिलेश यादव? तुम 17 का चुनाव हारे, तुम 19 का चुनाव हारे, तुम 22 का चुनाव हारे, तुम हार ही रहे हो। अच्छा, और एक बात, रामपुर का चुनाव आजम हार गए, हारे ना, हारे ना। मैनपुरी कैसा जीत गए? मैनपुरी कैसा जीते? पूछो, अपने आप से सवाल करो, मैनपुरी कैसा जीत गए? अगर आजम हार गए रामपुर में, तो मैनपुरी कैसा जीत गए? दोनों जीतना था ना, एक ही वक्त में चुनाव हुए हैं, कैसा जीत गया, वहां कैसा हार गए? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। यही तो आपको बता रहा हूं, समझो ये साजिश कर रहे हैं आप लोगों से। और जब मैं सच्चाई को बयान करता हूं तो बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई जो कड़वी है, जहर की तरह आपको बता रहा हूं। ओवैसी अतीक अहमद की हत्या का हवाला देकर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ ओवैसी नहीं, बीएसपी और दूसरी छोटी पार्टियां भी अतीक की हत्या को लोकल बॉडी इलेक्शन में इशू बना रही हैं। और हैरानी की बात है कि इस मुद्दे पर दूसरी पार्टियां अखिलेश यादव को निशाना बना रही हैं। आज मेरठ में बीएसपी के एक लोकल लीडर ने अतीक अहमद की हत्या के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया। मेरठ में बीएसपी के मेयर के कैंडिडेट हशमत मलिक ने कहा कि अखिलेश यादव ने ही योगी सरकार को भड़काया है, इसीलिए अतीक की हत्या हुई। अतीक कांड तो एक ऐसी बात है, ये तो सब अखिलेश ने करवाया। ना अखिलेश ऐसी बात करता, ना गवर्नमेंट ऐसा काम करती। सब अखिलेश की मेहरबानी है ये, और कुछ नहीं। अखिलेश ने ही भड़काई सरकार को, और फिर सरकार ने ये काम करा। बीएसपी के मेयर कैंडिडेट हशमत मलिक ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन उनका साथ नहीं दिया। हशमत मलिक ने दावा किया कि अतीक के बेटे का एक लेटर वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहा है कि अतीक अहमद की मौत की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। हकीकत बात भी है ये, खुद उसका लड़का कह रहा समाजवादी ने मरवा, साफ बात है, क्लियर बात है। सभी लोग, वोटरों की समझ में भी आ गई यही। आज तुम देख लो आजम का क्या हाल हो गया, बताओ आजम का क्या हो गया, याकूब भाई का क्या हाल हो गया, मुसलमानों को पता नहीं। बीएसपी के लोग अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा अतीक की हत्या योगी सरकार की साजिश का नतीजा है। माहौल बिगाड़ने के लिए अतीक अहमद की हत्या करवाई गई। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि गवाह और जिस पे आरोप हो सरकार की सुरक्षा उसमें जान चली जाए? तो क्या सरकार, इसका जवाब है सरकार के पास, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्या जरूरत थी पैदल चलाने की? मुझे तो ये लगता है कि सरकार के लोगों ने रैकी की थी और रैकी कर करके ये घटना कराई है। मैं तमाम समाज के लोगों का धन्यवाद देता हूं जो माहौल नहीं बिगड़ा यूपी का। बीजेपी चाहती थी माहौल बिगड़े, और जब कभी दंगा होगा, जब कभी नफरत फैलेगी, तो बीजेपी उसका लाभ उठाती है। मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद की हत्या प्रयागराज में हुई थी, और अतीक की हत्या के बाद कल पहली बार योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाएंगे। प्रयागराज में जिस जमीन को अतीक के कब्जे से मुक्त करवाया गया, जहां पर गरीब लोगों के लिए घर बनाए गए हैं, योगी उसी जगह पर पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे।
असल में योगी ने अतीक और मुख्तार को सिंबल के तौर पर पेश किया। वो यूपी के लोगों को बता रहे हैं कि जो भी गड़बड़ी करेगा उसका वही हाल होगा जो अतीक और मुख्तार का हुआ। योगी से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि ओवैसी अतीक और मुख्तार के खिलाफ एक्शन को मुसलमानों पर जुल्म के तौर पर पेश करते हैं, क्योंकि ओवैसी को लगता है कि ऐसा करने से फायदा होगा। लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि अतीक के मामले में न योगी को सपोर्ट करने में फायदा है, न इसकी मुखालफत करने में। इसलिए अखिलेश अलग लाइन ले रहे हैं। वो कूड़ा कचरा, गोमती रिवर फ्रंट और मेट्रो जैसे लोकल इश्यूज उठा रहे हैं। यूपी नगर निगम के चुनाव में कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी कैंपेन कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ कई रेसलर्स एक हफ्ते से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन इन सब बातों का बृजभूषण शरण सिंह पर कोई असर दिखाई नहीं देता। आज वो गोंडा में थे, कई प्रोग्राम से शामिल हुए, हर जगह उन्होंने रेसलर्स के धरने की बात की। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा अगर पार्टी कहेगी तो इस्तीफा देने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, लेकिन खिलाड़ियों की मांग पर इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उन्हें मालूम है रेसलर्स के पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि रेसलर्स के धरने के पीछे वही लोग हैं जो शाहीन बाग में धरने पर बैठे थे, जो किसान आंदोलन के पीछे थे। अगर मेरी पार्टी कहे कि आप इस्तीफा दे दो तो मुझे कोई विलंब नहीं लगेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। किस चीज़ का इस्तीफा देना चाहिए, कौन सा गलत काम मैंने किया है कि इस्तीफा दे दूं? सुप्रीम कोर्ट में पूरे प्रकरण में न जाकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एफआईआर हो गई, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो जांच का परिणाम आने दो। उसके पहले किस चीज़ का इस्तीफा बनता है मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मेरे ऊपर आरोप क्या है। जैसे कोई नाबालिग लड़की जो आरोप लेकर के आई है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उस कौन सी लड़की है, क्या है और मेरे ऊपर आरोप क्या है, किस बात की इस्तीफा दे दें। मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जिसके खिलाफ 4 महीने से षड्यंत्र हो रहा है। जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थीं, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। अब बृजभूषण शरण सिंह इतने भोले तो नहीं है कि उन्हें यही नहीं पता कि उनके खिलाफ क्या आरोप लगे हैं, एफआईआर किस बात पर दर्ज हुई है। एफआईआर की कॉपी तो उन्हें मिली गई होगी, लेकिन रेसलर्स अब एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा अब बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। अब चूंकि राजनीतिक दलों का सपोर्ट भी धरने पर बैठे पहलवानों को लगातार मिल रहा है, उनका मनोबल और बढ़ा है। आज रेसलर्स के धरने में नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत, कांग्रेस के ये दोनों नेता पहुंचे और दोनों ने रेसलर्स की मांगों का समर्थन किया। पहलवानों से मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा यह बड़े शर्म की बात है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने अब तक बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट नहीं किया है। सिद्धू ने कहा जब देश के लिए मेडल जीतने वालों को न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है तो आम लोगों की क्या हालत होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरा सवाल है 10 दिन क्यों लगे एफआईआर दर्ज कराने में? अहम बात यह है कि विमेन ऑफ एस्टीम, रिकॉग्निशन, चैंपियंस, अगर उनका यह हाल है, अगर उनको 10-10 दिन सड़कों पे भटकना पड़ रहा है तो एक आम नागरिक का क्या हाल होगा? आप माइल्ड एफआईआर तो नहीं कर रहे उसे क्लीन चिट देने के लिए, बैकडोर एग्जिट देने के लिए। बताइए किस धारा के तहत आपने वो किया है? और क्योंकि वो माइनर की कंप्लेंट है, उसमें कंसेंट मैटर नहीं करती, मिनिमम सजा 3 से 5 साल है, अरेस्ट क्यों नहीं हुई? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई? अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं,
अगर आप तथ्यों तक पहुंचना चाहते हैं, पकड़ो जैसे होता है, अरेस्ट करो और कस्टोडियल इंटेरोगेशन, वरना इट इज अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। पहलवानों के मामले में दोनों तरफ बराबर की आग लगी है। बृजभूषण शरण सिंह चाहे जितनी सफाई दें, उनकी बैकग्राउंड उनके आड़े आती है। उनका यह तर्क सही हो सकता है कि कुछ गिने चुने पहलवान उन पर इल्जाम लगा रहे हैं और रेसलिंग फेडरेशन के ज्यादातर लोग उनके साथ हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतने सारे केसेस हैं, उन पर इतने सारे इल्जाम पहले से ही लगे हुए हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। दूसरी तरफ जो पहलवान धरने पर बैठे हैं, उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं वो सीरियस हैं, गंभीर हैं। उनकी बात सही लगती है कि उनकी शिकायतों पर खेल मंत्रालय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से इन पहलवानों के धरने में पॉलिटिकल लीडर्स शामिल होने लगे हैं, पहलवानों का केस पब्लिक माइंड में कमजोर हुआ है। साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे केजरीवाल हो, नवजोत सिद्धू हो, प्रियंका गांधी हो, सब के सब पहलवानों का फायदा उठाने के चक्कर में हैं। आज छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े लीडर नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को कांग्रेस में शामिल करवाया। नंद कुमार साय का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि भूपेश बघेल ने अपने सारे मंत्रियों को, कांग्रेस के विधायकों को उस वक्त पार्टी दफ्तर में मौजूद रहने का हुक्म दिया था जब नंद कुमार साय कांग्रेस ज्वाइन करे। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद नंद कुमार साय ने कहा कि अब बीजेपी बदल गई है, इसलिए उन्होंने भारी मन से मजबूरी में बीजेपी को छोड़ दिया। नंद कुमार साय ने बीजेपी छोड़ी जरूर है, लेकिन उन्होंने पार्टी के बारे में कोई कड़वी बात नहीं कही। लेकिन इस मौके पर भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी ने हमेशा से आदिवासियों को धोखा दिया, इसलिए नंद कुमार साय का बीजेपी से मोह भंग हो गया। नंद कुमार साय जैसे कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी से उसका मोह भंग हुआ है, जो 5 बार का सांसद रहे हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनका स्वागत है। जो हम लोग कहते थे कि आदिवासियों के हमेशा छलने का काम, उसकी जमीन लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में खूब हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने भी माना कि नंद कुमार साय का कांग्रेस में जाना छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी ने नंद कुमार साय को पूरा सम्मान दिया, फिर भी उन्होंने पार्टी छोड़ी तो क्या कहा जाए। नंद कुमार साय जी वरिष्ठ नेता हैं और जनसंघ से लेकर आज तक की यात्रा में उन्होंने पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। उस दौर में जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था तो पार्टी के अध्यक्ष थे वो। पार्टी ने हर बार जहाँ जहाँ जरूरत हुआ, लोकसभा में 3 बार, राज्यसभा में 2 बार और उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग में राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा का भी दिया, तो पार्टी ने सम्मान दिया जो ज़्यादा से ज़्यादा। एक निश्चित रूप से पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता जाता है तो नुकसान तो होता है। यदि एक नया रास्ता उन्होंने चुना है तो आज मैं यही कहता हूँ, मेरी ओर से शुभकामना है। इस बात में कोई शक नहीं कि नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी लीडर हैं, पुराने नेता हैं। उनकी उम्र 77 साल है। 46 साल पहले 1977 में वो पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के मेंबर बने थे। वो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे और छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। 3 बार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। 2009 से 2016 तक बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया और इसके बाद मोदी सरकार ने उन्हें SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाया, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। 2020 तक वो इस पद पर रहे, लेकिन 2020 के बाद वो किसी पद पर नहीं थे और शायद यही उनकी नाराजगी की वजह थी। इसीलिए नंद कुमार साय ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। अब वजह कुछ भी हो, यह बात सही है, नंद कुमार साय बड़े आदिवासी नेता हैं।
छत्तीसगढ़ में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं और नंद कुमार साय के बीजेपी छोड़ने से बीजेपी को भारी नुकसान होगा और कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास हो रहा है। पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने नॉर्थ इंडिया के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, इन सारे राज्यों के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली। कई जगह ओले गिरे। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अचानक तेज बारिश के कारण दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में कई जगह जाम लग गया। सड़कों पर पानी भर गया। यूपी में लखनऊ, प्रयागराज और मथुरा में भी भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा। जगह जगह जाम लग गया। उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हुई है, जिसके कारण 4 धाम की यात्रा को रोकना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में भी आज बर्फबारी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के लोगों को अगले 3 दिन तक संभल कर रहना होगा, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं। असल में इस तरह का मौसम पहले न कभी किसी ने देखा, न कभी सुना। मई के महीने में बारिश हो, ओले पड़े, सर्दी लगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। मौसम में बदलाव सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है और जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे आखिर ये क्यों हो रहा है, और ये चिंता की बात है। अब मैं आपको ऐसे नौजवान के बारे में बताना चाहता हूं जो पहले मुंबई में पानी पूरी बेचता था, लेकिन अब क्रिकेट के मैदान में विरोधियों को पानी पिला रहा है। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में जिस यशस्वी जायसवाल ने शानदार सेंचुरी बनाई, वो यशस्वी जायसवाल पहले मुंबई में पानी पूरी बेचता था, रेहड़ी लगाकर। कल उसी यशस्वी ने वानखेड़े स्टेडियम में सिर्फ 53 गेंदों में 13 चौके और 6 छक्के लगाकर सेंचुरी बनाई। सबको आश्चर्यचकित कर दिया। भदोही के रहने वाले यशस्वी जायसवाल की कहानी एक सपने से कम नहीं है। हालांकि गरीब परिवार के एक बच्चे के लिए सपने देखना और उसे पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन यशस्वी ने क्रिकेटर बनने का सपना देखा और इसे पूरा करने के लिए 11 साल की उम्र में मुंबई आ गया। कभी वो टेंट में रहा, कभी तबेले में। जीवन चलाने के लिए उसने फल बेचे और गोलगप्पे की रेहड़ी लगाई। मुंबई में जिस मैदान पर वो जिन खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करते थे, उनमें से कई खिलाड़ी उनकी रेहड़ी पर गोलगप्पे खाने आते थे। यशस्वी के पास कभी कभी तो खाने के पैसे नहीं होते थे, वो भूखे पेट सो जाता था, लेकिन उसने लड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी और अब अपने सपने को पूरा किया। यशस्वी को राजस्थान रॉयल्स ने 2.4 करोड़ रुपए में खरीदा था और 2022 में 4 करोड़ रुपए पर रिटेन किया। अपनी मेहनत और लगन से यशस्वी ने कामयाबी की वो कहानी लिखती है जो सबके लिए एक उदाहरण है, और अब यशस्वी टीम इंडिया में शामिल होने के लिए दस्तक दे रहे हैं। यशस्वी जायसवाल इस बात का सबूत है कि अगर अपने सपने को पूरा करने के लिए हिम्मत से ताकत लगाई जाए तो उसे हकीकत में बदला जा सकता है। यशस्वी देश भर के सारे नौजवानों के लिए, सारे क्रिकेटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।